Hello students, today we are going to discuss AIATS test number 3 which was held on 29th of Jan and code is E. इसमें बच्चों हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री का सिलेबस है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शन, कौन से अवस्था फलन है। तो अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं। अब जो हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, मार्ग पर निर्भर करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा ई या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन है, और चेंज इन एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। तो थर्ड और फोर्थ हमारा स्टेट फंक्शन है, तो आवर आंसर इज थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोला गया है कि एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन वैक्यूम P एक्सटर्नल 0 इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। निर्वात में गैस का प्रसार मुक्त प्रसार कहलाता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और दूसरी बात बोली गई है कि इफ ए प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। और जब हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये डब्ल्यू जीरो हो गया। डब्ल्यू जीरो होने का मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है द सिस्टम गिव्स आउट 10 जूल ऑफ हीट। गिव्स आउट मतलब एक्सोथर्मिक हो गया, एंड ऑल्सो डज 20 जूल ऑफ वर्क, कार्य करता है। तो हमें मालूम है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है डेल्टा यू, ये इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर तुमसे बोला गया है कि ऊष्मा मुक्त करता है। ऊष्मा मुक्त करने का मतलब एक्सोथर्मिक, तो ये हो गया -10। और कार्य भी करता है, का निकाय कार्य भी करता है, तो ये भी वर्क भी हो गया निगेटिव। तो आवर आंसर इज -30 जूल, दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज। निम्न में से कौन से विस्तीर्ण गुण हैं। तो विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास पर डिपेंड करती हैं, और मास पे डिपेंडेंट अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो मास हो गया, एंथैल्पी हो गया, और हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता, एंथैल्पी और द्रव्यमान, ये सब द्रव्यमान पे निर्भर करते हैं। तो आवर आंसर इज फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है। तो हमें मालूम है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एंड व्हेन जब डेल्टा एन जी आर टी की वैल्यू, डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो डेल्टा एच का मान ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू हो गया 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो आवर आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ZNO solid plus CO gas gives ZN solid plus CO gas is given। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन ZNO का दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है और CO का दिया हुआ है। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन
डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, ये होगा सम ऑफ द डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए दिया हुआ है -393.51 किलोजूल, माइनस रिएक्टेंट में आ रहा है ZNO और CO। ZNO का देखो दिया हुआ है -348.28 किलोजूल, माइनस CO का दिया हुआ है 110.53 किलोजूल पर मोल। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 65.3 किलोजूल पर मोल। तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाईं ओर अग्रसर होगी। अब यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं और हमें मालूम है कि व्हेन Q इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करती है, तो हमारा आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द गिवन रिएक्शन Ni सॉलिड 4CO गैस प्लस NiCO होल 4 गैस। तो अब यहाँ पर अगर हम Kp का एक्सप्रेशन लिखें तो Kp का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ NiCO होल 4 अपॉन प्रेशर ऑफ CO to the power 4, that is equal to atmosphere upon atmosphere to the power 4. तो our answer is atmosphere to the power -3, that is third. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंजुगेट बेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड H3PO4। तो अब कंजुगेट बेस की अगर बात करें, संयुग्मी क्षार, तो किसी भी अम्ल से एक प्रोटॉन रिलीज होने के बाद, एक H+ आयन रिलीज होने के बाद जो स्पीशीज मिलती है उसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से एक H+ निकलेगा तो बनेगा HSO4- और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 से एक H+ रिलीज होने के बाद बनेगा H2PO4-। तो आवर आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो यहां पे दिया हुआ है, द सेल which the following reaction occurred 2Fe plus 3 plus 2I minus gives 2Fe plus 2 plus I2 has E0 of the cell x volt. The standard Gibbs free energy of cell reaction. तो we know that delta G0 is equal to होता है minus NF E0 of the cell, E0 ऑफ द सेल। अब यहाँ E0 ऑफ द सेल दिया हुआ है x वोल्ट, और n की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ देखिए ये -2 है और इधर ये 0 हो गया, और यहाँ इसका टोटल चार्ज +6 इधर +4, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है सेल रिएक्शन में, तो n की वैल्यू हो गई 2 इंटू F इंटू x। तो आवर आंसर इज -2xF, दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड विल बी।
जलीय NaCl का विद्युत अपघटन पर कैथोड पर प्रोडक्ट क्या प्राप्त होंगे। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो NaCl डिसोशिएट होकर Na+ और Cl- और वाटर भी है साथ में। Na+ भी कैथोड पर रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा और वाटर भी रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा। और डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के अकॉर्डिंग कैथोड पर मेनली वो सब्सटेंस रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अब Na+ के रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करें तो रिएक्शन होती है Na+ प्लस E गिव्स Na, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -2.7 वोल्ट। और वाटर के रिडक्शन की अगर बात की जाए तो H2O प्लस E गिव्स हाफ H2 प्लस OH-, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड -0.83 वोल्ट। दैट इज वाटर हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैथोड पर प्रेफरेंशियली वाटर का रिडक्शन होगा, और वाटर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी असमानुपातन क्रिया नहीं है। तो असमानुपातन क्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें एक ही एलिमेंट या एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। पहली रिएक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर H2O2 में ऑक्सीजन -1 स्टेट में है, यहाँ पर ये -2 में हो गया, ये 0 हो गया। मींस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन। दूसरे में देखो तो यहाँ पर क्लोरीन 0 में है और 0 से ये +1 और -1 स्टेट में गया है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। तीसरे में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन 0 स्टेट में, और फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहां पे भी -1, तो फ्लोरीन सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। देयरफॉर आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फास्फोरस हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। निम्नलिखित में से किस यौगिक में फास्फोरस ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम है। तो अब ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर आप निकालेंगे तो -3 आएगी, यहां पे निकालेंगे तो +3 आएगी, यहां पे निकालोगे तो +5 आएगी, और यहां पे निकालोगे तो +4 आएगी। तो मैक्सिमम पूछा गया है तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब रेडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा भी और ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। यहां पर सल्फर 0 स्टेट में है, 0 से ये -2 स्टेट और +2 स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, देयरफॉर इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरे में अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम 0, नाइट्रोजन 0, और यहाँ पर मैग्नीशियम +2 और नाइट्रोजन -3, तो इट इज ऑल्सो ए रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरीन +5 स्टेट में और ऑक्सीजन -2 स्टेट में, पोटेशियम +1 स्टेट में, और यहाँ पर पोटेशियम +1, क्लोरीन -1 और ऑक्सीजन 0, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। फोर्थ वन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कैल्शियम +2 स्टेट, कार्बन +4 स्टेट, ऑक्सीजन -2 स्टेट, हेयर कैल्शियम +2 स्टेट, ऑक्सीजन -2 स्टेट, कार्बन +4 स्टेट एंड ऑक्सीजन -2 स्टेट। तो यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। आवर आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह एलिमेंट तब बिहेव करेगा जब ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में होगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम में है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और अगर मिनिमम में है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर अगर देखो तो नाइट्रोजन मैक्सिमम में है, यहाँ पर सल्फर मैक्सिमम में है, यहाँ पर सल्फर मिनिमम में है, और यहाँ पर सल्फर +4 में है, मतलब बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, देयरफॉर आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2S टू सल्फर। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 will be equal to gram equivalents of H2S, और ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोल एन फैक्टर ऑफ H2S। अब यहां पर K2Cr2O7 के मोल्स आपसे पूछे जा रहे हैं। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का एन फैक्टर इज 6 इज इक्वल टू मोल सल्फ्यूर H2S के दिए हुए हैं 1, और -2 से H2S सल्फर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां -2 यहां 0, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया इंटू 2। तो मोल्स ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड will be equal to 2/6, that is equal to 1/3। तो our answer is third। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर हमसे पूछा गया है, which of the following will not liberate hydrogen gas when treated with dilute sulfuric acid। कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो एज वी नो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है, वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, और वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के नीचे हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, एंड दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन, दे कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जिंक, आयरन, कैल्शियम, इन तीनों के रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन, जबकि कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, देयरफॉर आवर आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन CaCl2 the time required to produce 20 gram of calcium using a current of 1.93 ampere is। तो अब हमें मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के अकॉर्डिंग के W इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 इंटू IT। अब W यहाँ पे दिया हुआ है 20, और कैल्शियम इज बाइवेलेंट
इसका इक्विवेलेंट वेट 40/2 दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 96,500 इंटू आई आपको दिया हुआ है 1.93, टाइम हमें निकालना है तो t इज इक्वल टू आ गया 96,500 अपॉन 1.93। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू 10 to the power 4 seconds। Therefore our answer is second। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है कि which one of the following conditions will be most favorable for product formation in the given reaction। कौन सी कंडीशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होंगी। रिएक्शन दी हुई है A गैस प्लस 2B गैस गिव्स 3C गैस प्लस D गैस, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 10 किलो जूल। इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के टर्म में अगर बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। उसके बाद प्रेशर के टर्म्स में अगर बात करते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेस होते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस 3 है और राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस 4 है। मतलब राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है, तो रिएक्शन को राइट साइड ले जाने के लिए प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। देयरफॉर आवर आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3 द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मेनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसके अलावा किसी भी फैक्टर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं डिपेंड करता। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है the molar conductivity of 0.01 molar acetic acid solution is 16.48 और lambda m infinite of H plus and lambda m infinite of acetate ion are 349.1 and 40.9 Simon centimeter square per mole respectively। तो degree of dissociation of acetic acid is found to be। तो हमें मालूम है कि अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टेंस एट ए गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 16.48 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हो गया 349.1 प्लस 40.9 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.042। देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है the increase in molar conductance of strong electrolyte with dilution is mainly due to। पहला बोल रहे हैं ड्यू टू डिक्रीज इन सॉल्वेशन ऑफ आयंस, दूसरा बोल रहे हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर
नियरली कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन देयर सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेगा। तीसरी बात बोलिए इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, दिस इज करेक्ट। डाइल्यूशन बढ़ाने पर इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ जाता है और इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होती है और मोबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस इज 10 to the power minus 12 देन pH ऑफ प्योर वाटर। नाउ वी नो दैट in pure water H plus ion concentration is equal to होता है OH minus ion concentration। अब T डिग्री सेल्सियस पे मान लो ये हो गया X, तो KW ionic product of water will be equal to H plus ion concentration into OH minus ion concentration, that is equal to X into X, that is equal to X square. Therefore H plus ion concentration is equal to under root KW 10 to the power minus 12, that is equal to 10 to the power minus 6. Therefore pH is equal to minus log of 10 to the power minus 6, that is equal to 6. Therefore our answer is second. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.01 मोलर सोडियम एसीटेट हैज pH 3.76 देन pK। तो अब ये देखो एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है, वीक एसिड है और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो pH इज इक्वल टू होगा pH is equal to pKa plus log of concentration of sodium acetate CH3COONA upon concentration of acetic acid CH3COOH। अब यहां पर आपको pH दिया हुआ है 3.76 is equal to pKa plus log of concentration of sodium acetate है 0.01 upon concentration of acetic acid है 0.1। therefore pKa is equal to हो गया 3.76 minus log of 0.01 upon 0.1, that is equal to 3.76 minus log of 1/10, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो pK is equal to आएगा 4.76। therefore our answer is third। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन बाय। ईंधन सेल की दक्षता का व्यंजक है, तो हमें मालूम है कि ईंधन सेल फ्यूल सेल की एफिशिएंसी जो है इट इज गिवन बाय डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, तो आवर आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीकेबी वैल्यू ऑफ बेस इज 4.19, तो पीके वैल्यू ऑफ कंजुगेट एसिड विल बी, तो हमें मालूम है कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए पीके प्लस पीकेबी इज इक्वल टू होता है 14, तो पीके इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस पीकेबी, और पीकेबी की वैल्यू देखो दी हुई है 4.19, तो आवर आंसर इज 9.81, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन एक्ट एज एन एसिडिक बफर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अम्लीय बफर की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ पे दुर्बल अम्ल लिया गया है, प्रबल क्षार लिया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और इस केस में बफर तब बनेगा जब एसिड ज्यादा होगा और बेस कम होगा। तो पहले ऑप्शन को अगर हम देखें तो एसिड के मिलीमोल्स 50 into 0.15, बेस के मिलीमोल्स 50 into 0.15। दूसरा ऑप्शन में अगर हम देखें तो 25 into 0.3 7.5, 75 into 0.1 7.5, मतलब एसिड और बेस दोनों के मिलीमोल्स सेम है। तीसरे में अगर देखो तो एसिड के मिलीमोल्स हो रहे हैं 10 100 into 0.1 और बेस के मिलीमोल्स 5। तो अब इस केस में बफर बन सकता है। रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा CH3COOH plus NaOH gives CH3COONA plus H2O। अब यहां पे एसिड के मिलीमोल्स हैं 10, बेस के मिलीमोल्स हैं 5, ये 0, ये 0। आफ्टर रिएक्शन ये हो गया 10 minus 5, ये हो गया 0, ये 5, ये 5। तो इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन वी हैव वीक एसिड 5 millimole, salt of weak acid strong base 5 millimole, therefore our answer is third। ये एक एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक is 0.76 volt and copper is 0.34 volt. These two couples in their standard state are connect किए गए to make a spontaneous cell. The cell potential will be। अब देखो, whenever reduction potentials are given, तो जो लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है और हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला कैथोड की तरह। दैट इज हियर जिंक इज एनोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, लोअर वैल्यू। तो अब इसका E ऑफ द सेल, E नॉट ऑफ द सेल will be equal to E naught of cathode minus E naught of anode, E naught of anode, that is equal to 0.34 minus 0.76, that is equal to 1.1 volt. Therefore our answer is third। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स A, B and C आर -0.76 वोल्ट, +0.52 वोल्ट एंड -1.66 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी। हमको 3 मेटल्स दिए हुए हैं A, B और C, जिनके मानक अपचयन विभव क्रमशः -0.76 वोल्ट, +0.52 वोल्ट तथा -1.66 वोल्ट हैं। इनको इनकी अपचायक प्रवृत्ति के क्रम में लिखना है। तो हमें मालूम है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। दैट इज लेसर द वैल्यू ऑफ SRP, SRP की वैल्यू जितनी कम होगी स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो C का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है -1.66 वोल्ट, उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है A का -0.76 वोल्ट
और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है बी का प्लस 0.52 वोल्ट। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो हमारा ऑर्डर हो गया सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। तो आवर आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। डेल्टा एच कंबशन ऑफ मीथेन इज -6 किलो जूल पर मोल। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा यू आपसे पूछा गया है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू हो गया डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। तो अब यहां पर अगर हम लोग डेल्टा एनजी की बात करें तो रिएक्शन आप लिखेंगे CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O। वाटर लिक्विड स्टेट में क्योंकि टेम्परेचर देखो 298 केल्विन गिवन है, 298 केल्विन दैट इज रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है। तो यहां पर डेल्टा एनजी की वैल्यू हो गई, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 1 - 3 इज इक्वल टू -2। देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एक्स दिया हुआ है -2 इंटू टी की वैल्यू 298 इंटू आर। तो अवर आंसर इज -x प्लस 2 इंटू 298 आर। दैट इज आवर आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ BaF2 KSP इतना है, इन वाटर विल बी। जल में BaF2 जिसका विलेयता गुणनफल 1 × 10⁻⁶ है कि मोलर विलेयता होगी। तो BaF2 की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ट्राइनरी त्रिअंगी लवण है और यहां पर KSP इज इक्वल टू होगा, KSP इज इक्वल टू 4s³। देयरफॉर S is equal to KSP upon 4 to the power 1/3, that is equal to 1 into 10 to the power -6 upon 4 to the power 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 to the power -2 upon 4 to the power 1/3। Therefore our answer is 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपसे बोला गया है मरकरी सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी एमलगम एज एनोड। सही है, मरकरी सेल में एनोड जिंक मरकरी एमलगम का बना होता है, बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2 यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन मरकरी सेल। तो पहला स्टेटमेंट तो सही था, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है ZnO और KOH। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नहीं यूज होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बच्चों है कि इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स SO3 गैस इज K। तो SO3 2SO3 गैस गिव्स 2SO2 गैस प्लस O2 गैस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो पहली इक्वेशन जो हमको यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस
gives SO3 गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें बोला गया K। अब इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन को लिखूं 2SO2 गैस प्लस O2 गैस gives 2SO3 गैस, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K²। और अब इस इक्वेशन को मैं अगर रिवर्स कर दूं और लिखूं 2SO3 गैस gives SO2 गैस प्लस O2 गैस, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 1/K²। देयरफॉर आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Kp आर इक्वल। Kc और Kp इक्वल होंगे। तो वी नो दैट Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, and when delta Ng is equal to 0, then Kp is equal to Kc। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो पहली रिएक्शन में डेल्टा Ng 2 - 1 दैट इज 1, दूसरी रिएक्शन में डेल्टा Ng 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो आवर आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन 2H2 plus O2 gas gives 2H2O gas at 500 Kelvin is 2.4 into 10 to the power 47, then at equilibrium the system will contain। तो अब हमें मालूम है कि K इक्विलिब्रियम होता है, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू concentration of the product to the power x upon concentration of reactant to the power y। और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 10 टू दी पावर 3 से ग्रेटर है तो हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर मोस्टली प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे, एंड हियर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी मच ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 3। तो आवर आंसर इज थर्ड, मोस्टली प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखो है, E0 A + 2 gives A -x volt and A + 3 gives A + 2 is y volt, then EMF of the reaction A + 3 gives A + 2। चलिए, तो अब यहां पे देखो रिएक्शन, सेल रिएक्शन दी हुई है A + 2A + 3 gives 3A + 2। तो ये ऑक्सीडेशन, एनोड, ये रिडक्शन, कैथोड। तो E of the cell, EMF of the cell will be equal to E0 of cathode minus E0 of एनोड। अब यहां देखिए कैथोड का E0 है y वोल्ट, माइनस एनोड का
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -x, तो ये आंसर हमारा आ गया x + y, दैट इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो है द मोलर कंडक्टिविटी of 0.25 m solution of KCl at 300 Kelvin is 110 Simon centimeter square per mole. तो conductivity of their solution in Simon per centimeter is, तो we know that lambda m is equal to kappa into 1000 upon m. Therefore, kappa is equal to lambda m into molarity upon 1000. That is equal to 110 into 0.25 upon 1000. और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.75 into 10 to the power -2. Therefore, our answer is 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखो है कंसीडर द गिवन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, द मैक्सिमम वर्क डन बाय द गैस ऑब्टेन्ड इन। ए आइसोबारिक है, बी आइसोथर्मल है, सी एडियाबैटिक है। और यहां पर आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वर्क डन। तो पीवी ग्राफ की हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम वर्क होता है एरिया ऑफ द पीवी ग्राफ, और मैक्सिमम एरिया अगर हम देखें तो इसमें आएगा। तो आवर आंसर इज फर्स्ट, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट। तो अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बच्चों अगर बात करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन किया जाता है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला दिया हुआ है H2 + Br2, H2 गैस + Br2 लिक्विड गिव्स टू HBr गैस। यहाँ हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों अपनी स्टैंडर्ड और स्टेबल स्टेट में हैं, बट इन दिस रिएक्शन 2 मोल ऑफ HBr इज फॉर्म। देयरफॉर इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोलेंगे। अगर ये रिएक्शन आपको दी होती हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 लिक्विड गिव्स HBr 1 मोल, तब इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते थे। तो आवर आंसर इज फर्स्ट, पहला ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी A किलो जूल, कार्बन की डबल बॉन्ड की B किलो जूल पर मोल, कार्बन सिंगल बॉन्ड की C किलो जूल पर मोल, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की D किलो जूल। और इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा H निकालना है। और बॉन्ड एनर्जी के टर्म में अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं तो डेल्टा H को लिखा जाता है डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में एक कार्बन डबल बॉन्ड, 2 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गया बच्चों 1 इंटू कार्बन डबल बॉन्ड की है B प्लस 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की है D प्लस
1 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड की है A, माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में अगर देखें आप तो एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 1 इंटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की है C प्लस 6 इंटू कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड की है D, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा A प्लस B माइनस C माइनस 2D। Therefore our answer is second। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट इज। अब देखो यहां पर बात करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट इज। पहले ऑप्शन में तुमसे बोला गया कि डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। चलिए, तो अब डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव, और डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव का मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, तो ये तो गलत है। दूसरे स्टेटमेंट पे चलें, तो दूसरे स्टेटमेंट में देखो क्या बोला जा रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला गया है कि डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव। अब ये डेल्टा एस निगेटिव है तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब अब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो इस कंडीशन में डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर्स। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, आवर आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ लुईस एसिड्स अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड्स। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो बोरॉन के हैलाइड्स, एल्युमिनियम AlCl3 और CO+3, these three can accept electron pair and behaves as acid। तो हमारा आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है द pH ऑफ 0.01 मोलर KOH aqueous सॉल्यूशन। तो अब देखो यहां पर 0.01 मोलर KOH दिया हुआ है, तो OH माइनस साइन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो गया 10 to the power -2, तो POH इज इक्वल टू हो गया 2। देयरफॉर pH इज इक्वल टू हो गया 14 - 2 that is equal to 12। Therefore our answer is 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट pH इन वाटर। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब हम लोग बात करते हैं तो एल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं व्हेन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस जिन सॉल्यूशन में होगी उन सॉल्यूशंस का pH 7 से ज्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पे पहला वाला बात करें तो ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, हियर एनायनिक हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस एंड सॉल्यूशन इज एसिडिक। NaCl salt of strong acid strong base do not hydrolyze। Na2SO4 salt of strong acid strong base do not hydrolyze। NaClO4
Salt of strong acid, strong base do not hydrolyze. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर। 2 मोल ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितने फेराडे रिक्वायर्ड हैं? तो वी नो दैट 1 ग्राम इक्विवेलेंट of any substance is liberated by 1 Faraday. Therefore, number of Faraday required will be equal to number of gram equivalents. और number of gram equivalents होता है weight डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। अब यहां पर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, 2 मोल ऑक्सीजन बन रही है तो वेट हो गया 2 × 32 और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8, तो आवर आंसर इज 8 फेराडे, दैट इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन कार्बन सब ऑक्साइड कंपाउंड इज। तो कार्बन सब ऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन सब ऑक्साइड इज C3O2, दैट इज O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इन दो टर्मिनल कार्बन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसका 0, तो यहाँ पे सम की अगर बात की जाए ऑल कार्बन एटम्स का तो 4 हो गया, तो आवर आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4- Br- H+ gives Mn+2 Br2 + H2O. The correct coefficients of reactants for the balanced equation। तो अब ये एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, इसको अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्प्लिट द रिएक्शन इन 2 हाफ रिएक्शन। एक हाफ रिएक्शन आपकी बन रही है MnO4- gives Mn+2 और दूसरी हाफ रिएक्शन है Br- gives Br2। इन दोनों हाफ रिएक्शंस में पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एलिमेंट्स बैलेंस करते हैं, तो इसको 2Br-। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ोगे 4H2O ऑन राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन जोड़ोगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड 8H+। उसके बाद चार्ज बैलेंस करें तो सेकेंड रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट रिएक्शन में 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 7 पॉजिटिव, इधर 2 पॉजिटिव, चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इक्वेशंस को जोड़ दोगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी 2MnO4- + 10Br- + 16H+ gives 2Mn+2 + 5Br2 + 8H2O। Therefore, our answer is 4, 2, 10 and 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस इज 3.8 × 10⁻³ एट 298 केल्विन। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा G0, तो हमें मालूम है कि डेल्टा G0 इज इक्वल टू होता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT ln ऑफ K इक्विलिब्रियम। वैल्यू पुट करें तो R की वैल्यू जूल में
314, T 298 Kelvin, T 298 Kelvin into ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है 3.8 इंटू 10⁻⁻3। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है थर्ड, माइनस 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू 298 केल्विन इंटू ln 3.8 इंटू 10⁻⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 96.5 सेकेंड। तो एज वी नो दैट 96,500 coulombs ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब यहाँ पे चार्ज हो गया I इंटू टी, दैट इज 1 इंटू 96.5 कूलम। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 96.5 अपॉन 96,500, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.02 इंटू 10⁻20। दैट इज आवर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन रिएक्शन Ag2O solid plus 2HNO3 aqueous gives 2HNO3 aqueous plus H2O liquid। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये सॉलिड है, और वाटर लिक्विड स्टेट में अगर प्योर स्टेट में लिया जा रहा है तो किसी भी सॉलिड या प्योर लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इसके Kc को लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 to the power 2 upon concentration of HNO3 to the power 2. Therefore, our answer is third. तो ये था बच्चों AIATS थर्ड का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।